हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई मेंस, नीट और एडवांस से रिलेटेड सेंटर ऑफ मास के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सेंटर ऑफ मास को पढ़ने से पहले हम लोगों को मास मूवमेंट को जानना ज़रूरी है, तो अब हम लोग उसी को देखते हैं। मास मूवमेंट, जैसे कि ये कोई शेप की बॉडी है, इसका मास m1, m2, m3, m4 इस तरह से ये मास डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पे कोई पॉइंट है इसका सेंटर पे, उसकी डिस्टेंस x1, x2, x1, x2, x3, x4 है। तो जब हम लोग इस शेप की बॉडी का सेंटर ऑफ मास लिखते हैं तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस आगे जितने भी हैं। तो यहाँ पे जो मास मोमेंट होता है हमारा वो m1 x1 होता है। m1 x1 m2 x2 ये हमारा मास मोमेंट है, इसी को हम लोग मास मोमेंट कहते हैं। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए इस मास मोमेंट का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर किसी का सेंटर ऑफ मास अगर ओरिजिन है तो हमारे पास पता चल गया कि m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि यहाँ से रिजल्ट हमारे पास आया कि द सम ऑफ मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास, COM मतलब सेंटर ऑफ मास, इज ऑलवेज 0। अगर इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो ओरिजिन मान लिया तो m1 x1 प्लस m2 x2 ये सब टोटल 0 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया द सम ऑफ मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0। तो ये हमारे पास पहला रिजल्ट आ गया। अब हम लोग इस रिजल्ट का यूज करना सीखते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें दिया है कि एक स्क्वायर की प्लेट है, इसमें से एक सेमी सर्कुलर की डिस्क जो है निकाल ली गई है। अब हमसे इसका सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ये डिस्क होती, अगर ये पूरी डिस्क काटी ना गई होती तब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है। मतलब इसकी रेडियस जो है r हो गई होती, ये 2r की है तो इसका रेडियस r हो गया होता और इसका सेंटर यहीं पर होता, मतलब इसके ऊपर ही होता मतलब इसका जो भी सेंटर ऑफ मास होता है इस पूरी डिस्क मतलब पूरी स्क्वायर प्लेट का। मतलब अगर ये सेमी सर्कुलर की डिस्क ना काटी गई होती तब इसका जो सेंटर ऑफ मास होता वो यहाँ पे होता कुछ। अगर ये डिस्क काट ली गई है तो हमें पता चल रहा है कि इस साइड जो है मास ज़्यादा हो गया, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा इस साइड जो है शिफ्ट हो गया होगा, मतलब इधर शिफ्ट हो गया। मान लिया यहाँ पर कुछ आ गया होगा, मतलब x की डिस्टेंस पे शिफ्ट हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को इस सेमी सर्कुलर डिस्क का जो है इसका सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। तो सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास होता है 4r/3π डिस्टेंस पे। मतलब जो सेमी सर्कुलर का जो सेंटर है, मतलब जो डिस्क का सेंटर है वहाँ से 4r/3π डिस्टेंस पे होना चाहिए। मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस हो गई 4r/3π। रेडियस यहाँ पे आ रही है तो 4r/3π। तो ये मान लिया ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, ये डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस थी r, तो r माइनस 4r/3π, 4r/3π। तो ये इतनी डिस्टेंस हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस r माइनस 4r/3π हो गई। तो अब हम लोग इसका मास निकालते हैं। मतलब जो ये डिस्क है इसका मास और जो बाकी जो बचा हुआ है, जब मतलब डिस्क काट ली गई है उसके बाद जो मास बचा हुआ है उसका
वो मास निकालते हैं। तो जो डिस्क है, अब हम लोगों को देख के पता चले ये एक फ्लैट बॉडी है। अगर फ्लैट बॉडी है तो हम लोग मास को एरिया का प्रोपोर्शनल रखते हैं। अगर 3D में यहीं पर कोई 3D बॉडी होती, जैसे स्फीयर हो गया या सॉलिड सिलेंडर हो गया, इस टाइप की कोई भी बॉडी होती, तो हम लोग वॉल्यूम का यूज करते हैं वहाँ पे। तो मास का यूज करना है। मान लिया हम लोगों ने कि जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम है इसका, मतलब इस पूरी जो स्क्वायर प्लेट है इसका जो के है, के मान लिया मास पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इसका m1 निकालना है, मतलब डिस्क का मास निकालना है। तो के हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू इसका एरिया, जो ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क है इसका एरिया कितना होगा। तो इसका एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया इसका एरिया। पाई आर स्क्वायर पूरा एरिया होता है, अपॉन 2 हो गया हाफ एरिया। अब हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, जो ये बचा हुआ है, मतलब जो डिस्क काट ली गई है उसके बाद का एरिया जो बचा हुआ है वो एरिया निकालते हैं। तो उसको मान लिया m2 है। तो इसको निकालने के लिए ये 2r है, ये 2r मतलब ये तो स्क्वायर है, तो 4r स्क्वायर हो गया, माइनस ये जो एरिया है इसको माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जो के जो है, के हमारा था कांस्टेंट एक, मतलब मास पर यूनिट एरिया था के, तो वो लिख लिया। हम लोग अभी इस क्वेश्चन के पहले डिस्कस कर चुके हैं कि द सम ऑफ मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो। तो ये सेंटर ऑफ मास था पहले, मतलब जब डिस्क लगी थी तब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था। तो अब इसके राउंड जो सेंटर ऑफ मास है, मास मोमेंट है, उसको जीरो रख देते हैं। तो ये आ गया, इसका था m2, मतलब ये तो m1 हो गया, तो m1 इंटू ये वाली डिस्टेंस m1 इंटू इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर से यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से यहाँ पर है, तो ये वाली डिस्टेंस r माइनस 4r अपॉन 3 पाई प्लस m2 इंटू ये माइनस x है, ओरिजिन से इस साइड आया है, तो माइनस x इक्वल टू 0। तो इस वाले पार्ट को उधर ले गए, तो m1 की वैल्यू रख देंगे। अब m1 की वैल्यू आ रही k इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 r माइनस 4r अपॉन 3 पाई इक्वल टू m2 की वैल्यू रख देंगे 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर तो अब m2 की वैल्यू रख देंगे 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू के इंटू एक्स, जो है हमारा यहाँ पर x जो है निकालना है, फाइंड आउट करना है, मतलब सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो गया ये हमें निकालना है। तो यहाँ से k कैंसिल हो गया, तो हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया 3 पाई आर माइनस 4r अपॉन 3 पाई इक्वल टू 8r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए। तो हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 पाई माइनस 4 अपॉन ये 3 बचा इधर 3, 8 माइनस पाई, ये यहाँ से ऊपर से r कॉमन आया था तो ये r, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। मतलब जब जो ये डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, जब ये निकाल ली जाएगी तो हमारा सेंटर ऑफ मास इतनी डिस्टेंस, मतलब जो पहले सेंटर ऑफ मास था वहाँ से x डिस्टेंस जो है शिफ्ट हो गया होगा। मतलब इस साइड देखिए, इस साइड मास कम हो गया। अब जब ये डिस्क निकाल ली गई है तो इस साइड मास कम हो गया, तो सेंटर ऑफ मास उस साइड जाएगा जिधर मास ज़्यादा होगा, तो उस साइड चला गया, जिधर मास ज़्यादा है उस साइड शिफ्ट हो गया, मतलब इस साइड शिफ्ट हो गया सेंटर ऑफ मास। तो ये हम लोगों को क्वेश्चन से पहले, अगर हम मान लिया इसको x को इस साइड ले लेते, यहाँ पर मान लिया अगर किसी ने क्वेश्चन में गलती कर दी
और x को इस साइड ले लिया, तो यहाँ पर x जो है माइनस में आ जाएगा। तो x माइनस में आएगा तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने डायरेक्शन गलत ली है, वो ओरिजिन से इस साइड होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में काफ़ी बार आ चुके हैं, ये भी रिसेंटली भी काफ़ी बार आ चुके हैं। जब से ऑनलाइन का एग्ज़ाम चालू है मेंस में, तब से इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में हर बार आ रहे हैं, हर पेपर में आ रहे हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों को प्रीवियस ईयर अब करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छे लेवल का सवाल है। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि जैसे कि ये इस टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस में न्यूमेरिकल टाइप में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो जैसे इसमें दिया है कि मास पर यूनिट एरिया जो है KR दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को इस जो रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका जो टोटल मास निकालना है। तो जैसे अगर नॉन यूनिफॉर्मली है, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है मास, तो सबसे पहले हम लोग इसमें इंटीग्रेशन का यूज करके इस पूरी डिस्क का मास निकाल लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर छोटी सी रिंग जिसकी लेंथ जो है ये dx है, ये काट लेंगे। तो ये dx लेंथ काट ली, तो dx लेंथ काट ली, ये dx लेंथ का हो गया। तो हम लोगों को इसका मास निकालना है, मतलब मास मान लिया। तो हम लोगों को अब इसका मास निकालना है। तो सबसे पहले dm इक्वल टू सिग्मा इंटू इस जो छोटी सी dx का है, इस जो स्ट्रिप जो हमने काटी है, इसका एरिया कितना होगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग सीधे एक फ्लैट, इसको फ्लैट से देखेंगे अगर, तो ये हमारी dx सेल है, इतनी लेंथ, और ये जो पूरी है हमारी, ये हो गई पाई, ये x लेंथ है, मतलब यहाँ से x लेंथ पर हम लोगों ने इसको काटा था। तो ये हो गया पाई इंटू एक्स। पाई एक्स उस हिसाब से जैसे हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं, पूरे सर्किल का पेरीमीटर 2πr हो गया, तो उसी तरह सेमी का निकालना है पेरीमीटर, तो हो गया पाई एक्स। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ हो गई पाई एक्स, और ये dx हो गया। तो इसका एरिया आ गया पाई एक्स dx। तो ये हमारे पास इसका एरिया आ गया, इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया पाई एक्स dx आ गया। तो हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, तो लिमिट लगा देंगे, a से लेकर b तक का हम लोगों को निकालना है। मतलब a जो है लोअर लिमिट हो गई, b जो है b तक का, b जो हो गई अपर लिमिट हो गई, मतलब a से b तक का निकालना है। तो यहाँ पर 0 से m, यहाँ तक कोई मास था नहीं तो 0, और यहाँ पर मान लिया मास, ये पूरा मास m है, तो ये dm का इंटीग्रेशन हो गया m इक्वल टू सिग्मा दिया है kx, तो kx इंटू पाई एक्स dx a से b। तो m इक्वल टू k कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है a से b। तो m इक्वल टू k पाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x क्यूब अपॉन 3 a से b। तो यहाँ से मास आ गया k पाई। अब हम लोग यहाँ पर लिमिट रख देंगे, तो ये हो गया b क्यूब अपॉन 3 माइनस a क्यूब अपॉन 3। तो ये हमारे पास आ गया इसका टोटल मास। मतलब जो ये सेमी सर्कुलर रिंग है, नॉन यूनिफॉर्मली सेमी सर्कुलर रिंग है, तो उसका टोटल मास आ गया हमारे पास k पाई b क्यूब अपॉन 3 माइनस a क्यूब अपॉन 3। तो अब हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो ये हमारे पास टोटल मास आ गया। तो अब हम लोगों को सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो जैसे ये छोटी सी रिंग जो है, ये सेमी सर्कुलर रिंग जो है, इसका सेंटर ऑफ मास कितना होता है। सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है 2r अपॉन पाई। तो जो यहाँ पर जो इसकी रेडियस है वो तो x दी गई है,
तो मतलब इस जो छोटी सी स्ट्रिप है इसका सेंटर ऑफ मास होगा 2x अपॉन पाई डिस्टेंस पे। मतलब ये जो छोटी सी स्ट्रिप है रिंग की, इसका सेंटर ऑफ मास होगा 2x अपॉन पाई डिस्टेंस पे। तो हम लोग उसी का यूज करते हैं, सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम लोगों के पास फार्मूला होता है y dm अपॉन dm। ये हम लोगों को फार्मूला पढ़े हैं 11 में हम लोगों को ये फार्मूला पाया जाता है कि a से b ये हो गई लिमिट y dm अपॉन dm। तो जो y है, y यहाँ पर हम लोग इसका जो इस सेमी सर्कुलर डिस्क आई है, ये जो स्ट्रिप है पतली सी, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हो गया 2x अपॉन पाई। मतलब जो ये स्ट्रिप है इसका सेंटर ऑफ मास 2x अपॉन पाई, मतलब वो हो गया हमारा y की लेंथ, मतलब वो हो गया y सेंटर ऑफ मास पे। तो a से b y जो हो गया 2x अपॉन पाई। अब हम लोग dm का टर्म हम लोग अभी पिछले जब मास निकाला था टोटल, तो वहाँ पर से हम लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ पर सिग्मा दिया है kx, सिग्मा इंटू इसका एरिया हो गया पाई x इंटू डी एक्स अपॉन जो ये dm है, इंटीग्रेशन ऑफ dm ए से भी, ये इस टोटल का हम लोग मास निकाल चुके हैं, m ये दिया है अपॉन m। तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2k, ये तो कांस्टेंट हो गया, a से b x क्यूब dx अपॉन m। तो 2k इसका इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 4 अपॉन 4 a से b अपॉन m। तो हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, तो 2k b की पावर 4 अपॉन 4 माइनस a की पावर 4 अपॉन 4 अपॉन m टोटल मास। तो यहाँ पर मास की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो यही हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो अगर मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो जैसे यहाँ पर सेमी सर्कुलर रिंग है, अगर सेमी सर्कुलर डिस्क होती तो उसके लिए जो YCM है, y की जगह पर कुछ जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा, डिस्क का सेंटर ऑफ मास होता है वो रख देंगे। अगर सेमी सर्कुलर, अगर हेमिस्फीयर है सेमी सर्कुलर, तो वहाँ पर भी रख सकते हैं y की जगह सेमी सर्कुलर हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास रख सकते हैं। तो जैसे कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें जो है एक जो ये दिया गया है, ऊपर जो एक कोन दिया गया है और नीचे जो है हेमिस्फीयर दिया गया है, मतलब सॉलिड हेमिस्फीयर दिया गया है, नीचे जो है सॉलिड हेमिस्फीयर दिया गया है। तो जो कोन का सेंटर ऑफ मास होता है वो h/4 की डिस्टेंस पे होता है। मतलब जो हाइट है, हाइट मान लिया h है, तो h/4 डिस्टेंस पर होगा। तो जैसे यहाँ पर हाइट 2r है, तो ये हो गया 2r अपॉन 4 डिस्टेंस पे, मतलब r/2 डिस्टेंस पे। और ये जो सॉलिड हेमिस्फीयर है इसका सेंटर ऑफ मास होता है 3r/8 डिस्टेंस पे। मतलब जो ये डिस्टेंस दी गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक 3r/8 डिस्टेंस दी गई है। ये हमने ओरिजिन मान लिया है इसको। तो इस कोन का जो मास है वो निकालते हैं। ये जो कोन है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन सा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो जैसे इसका मास निकालना है, तो ये जो 3D डायमेंशन में, मतलब 3D में है, कोन भी 3D में है, हेमिस्फीयर भी 3D में है, तो इसमें हम लोग वॉल्यूम का यूज करेंगे। मान लिया जो रो है वो वॉल्यूम, वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, इनटू इस कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h होता है। तो यहाँ से आ गया 1/3 पाई, रेडियस r है तो r स्क्वायर इंटू हाइट 2r है तो 2r। तो ये हमारे पास आ गया रो इंटू 2 पाई r³ अपॉन 3। तो ये हमारे पास m1 आ गया। m2 निकालना है, तो रो इंटू सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r³, तो रो इंटू 2/3 पाई, r जो है रेडियस ही है r³,
तो यहाँ से हमारे पास पता चल रहा है कि जो ये m है, m1 m2 दोनों बराबर हैं, तो इसको हम लोग m0 लिख सकते हैं, तो इसको भी m0 लिख सकते हैं। तो हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, मतलब YCM निकालते हैं, m1 x1 m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से m1 आ गया हमारे पास m0 प्लस y1 जो है वो r/2 है, क्योंकि ये लेंथ 2r है, तो h/4 डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास होता है कोन का, तो r/2 का 1/4 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो r/2 आ गया। m0 इंटू r/2 प्लस m2 m0 है, और y2 हमारा 3r/8 पर डिस्टेंस पर होता है। सेंटर ऑफ मास सेम हेमिस्फेयर का, सॉलिड हेमिस्फेयर का 3r/8 डिस्टेंस पर होता है, तो 3r/8 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2m0। तो m0 से m0 कैंसिल हो गया, बचा क्या r/2 प्लस 3r/8 अपॉन 2। तो ये हो गया 4 इंटू 4 7 7r अपॉन 8 ऊपर गया इंटू 2, तो 7r अपॉन 16। तो ये हमारे पास फाइनली इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। मतलब अगर दो बॉडी कंबाइंड है तो इसकी जगह जैसे ये कोन दिया गया है, इसकी जगह कोई रेक्टेंगुलर शीट भी हो सकती है और नीचे डिस्क भी दी जा सकती है। तो उस टाइप का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे।